जब मोहम्मद रफ़ी साहब घर पे होते थे तो जल्दी सो जाया करते थे और सुबह 5:30 बजे उठ जाया करते थे। एक दिन मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के घर गए सुबह 7 बजे एक गाड़ी में जनेमाज लेके और गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे ताकि कोई घर से बाहर आए। तो नौशाद साहब के बेटे राजू नौशाद साहब घर से बाहर आए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे कहा, बेटा कोई वॉचमैन को बुलाना जरा। राजू नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा, मगर क्यों? तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, बेटा मैं गाड़ी में 100 जन्नमाज़ लेके आया हूँ। डांडा में एक मस्जिद है, टीन की बनी हुई है, वहाँ लोग कागज बिछा के तरावी पढ़ते हैं, तो वहाँ ये दे देना, मगर बोलना मत के मैंने दिया है। अगर नमाजी इस पर नमाज पढ़ेंगे तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल से बिल्कुल एक हफ्ते पहले की कहानी है। मोहम्मद रफ़ी साहब का लास्ट गाना उनके इंतकाल से 3 दिन पहले 28 जुलाई 1980 को रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म आस पास के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे और उन्हीं के लिए अपना आखिरी गाना तू कहीं आस पास है दोस्त गाए थे। 31 जुलाई 1980 की सुबह 9 बजे दो म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पे आए बंगाली भजन की रिहर्सल के लिए। रिहर्सल के दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब के सीने में थोड़ा दर्द हुआ, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस रिहर्सल को पूरा किया। दोनों म्यूजिक डायरेक्टर इस रिहर्सल से पूरी तरह सेटिस्फाइड थे और रिहर्सल होने के बाद वो चले गए। मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ उस दिन बीमार थी, उनको 102 या 3 बुखार था। वो बिस्तर पे लेटी हुई थी तो मोहम्मद रफ़ी साहब रूम में दाखिल हुए। वहाँ के एक कबर्ड में दवाइयाँ रखी हुई थी तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने लिए सोडा मिंट की दवाई निकाली। मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, ऐसा लगता है मुझे एसिडिटी हुआ है, मैं सोडा मिंट ले लेता हूँ तो ठीक हो जाऊँगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ ने कहा, जब आपको तकलीफ़ थी आप रोक सकते थे रिहर्सल, आप बाद में भी कर सकते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, मैं किसी का कर्जा नहीं रखना चाहता हूँ, मेरे घर पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। जो आदमी आया था मुझे कुछ सिखाने के लिए और मैं उनको मना कर दूं तो क्या बुरी बात हो जाती। तो मोहम्मद रफ़ी साहब सोडा मिंट खाकर हॉल में जाके बैठ गए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ को कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने अपने भाई जहीर को बुलाया जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साले और सेक्रेटरी थे और उन्होंने जहीर से कहा, जाओ अपने जीजा जी के पास, उनको शायद कुछ तकलीफ हो रही है और उनकी उंगलियों को देखो। तो जहीर जी मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से हाल चल जाना और उनकी उंगलियां देखी तो मोहम्मद रफ़ी साहब के नाखून ब्लू हो गए थे। तो जहीर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ को ये बात बताई तो मोहम्मद रफ़ी साहब के वाइफ ने कहा, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाओ। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के फैमिली डॉक्टर चंद्रा रमानी को बुलाया गया। तो डॉक्टर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को चेक किया तो डॉक्टर ने जहीर जी को एक तरफ ले जाके आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है मोहम्मद रफ़ी साहब को हार्ट अटैक हुआ है और कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाने पड़ेगा। और वो डॉक्टर आए और साथ में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके आए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को चेक करने के बाद कहा, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। तो घर वाले एम्बुलेंस बुला रहे थे और स्ट्रेचर ला रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने घर वालों को खुदा हाफिज कहा और गाड़ी में बैठे महिम के नेशनल हॉस्पिटल में गए। मोहम्मद रफ़ी साहब को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। जब मोहम्मद रफ़ी साहब की ट्रीटमेंट हो रही थी तो पेसमेकर की ज़रूरत थी, मगर वहाँ पर पेसमेकर नहीं था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ और जहीर जी ने बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर के एम मोदी को फ़ोन किया जो मोहम्मद रफ़ी साहब के पर्सनल फिजिशियन भी थे। तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ से एम्बुलेंस भेज रहा हूँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ, मैं यहाँ पर तैयारी करता हूँ, आप मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके साथ भेजिए। मोहम्मद रफ़ी साहब को नेशनल हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल तक ले जाते वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब को रास्ते में 3 हार्ट अटैक एम्बुलेंस में ही आ गए। तो जैसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे तो मोहम्मद रफ़ी साहब को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब को पेसमेकर लगा दिया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी नासरीन मोहम्मद रफ़ी साहब के बेड के पास खड़ी होकर कुरान की तिलावत कर रही थी। तो कुछ देर बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को होश आया तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉडी में कई पाइप लगे हुए थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब इन लगे हुए पाइपों से इरिटेट हो गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, इनको हटाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ ने कहा, आप ऐसा मत करिए, आप आराम करिए, आप जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा तुम कहती हो तो मैं लेट जाता हूँ। यह मोहम्मद रफ़ी साहब के आखिरी अल्फाज थे और मोहम्मद रफ़ी साहब लेटे
और मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ आईसीयू से निकली। 5 मिनट के अंदर ही मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ बेहोश सी हो गई और उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी। तो हॉस्पिटल में मौजूद मोहम्मद रफ़ी साहब के घर वालों को वापस घर लौटना पड़ा मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉडी के बगैर, क्योंकि हॉस्पिटल वाले रात को बॉडी नहीं सौंपते थे। तो करसी लौट को रात के 2:30 बजे एक कॉल आया कि मोहम्मद रफ़ी साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो करसी लौट ने फौरन ही मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पे फ़ोन किया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ ने फ़ोन उठाया। करसी लौट ने कहा, बाजी मैंने सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को ऐसा हुआ है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ फ़ोन पे ही रोने लगी। तो करसी लॉर्ड ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ और वो 5-10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। करसी लॉर्ड ने भूपेंद्र सिंह और उत्तम सिंह को फ़ोन किया। उत्तम सिंह ने रात को अपनी गाड़ी निकाली। उन्होंने भूपेंद्र सिंह को अपने साथ लिया और भूपेंद्र सिंह ने अपने असिस्टेंट राम जी को अपने साथ लिया, जो मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत प्यार करते थे। तो तीनों मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बॉडी बॉम्बे हॉस्पिटल में है। वो तीनों बॉम्बे हॉस्पिटल गए। वहाँ पर एक बहुत ही ख़ास म्यूजिशियन थे, मिस्टर लेज़ली करके, बहुत बड़े ड्रमर थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की बॉडी संभाल के रखी थी क्योंकि हॉस्पिटल का मोर्ग ख़राब हो चुका था। तो उन्होंने कहीं से बंदोबस्त करके रात में बर्फ़ मंगाई। तो उस बर्फ़ पर मोहम्मद रफ़ी साहब की बॉडी को रखा गया। जब ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉडी को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए गए तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉडी को ले जाने के लिए किसी घर वाले का साइन चाहिए था और भूपेंद्र सिंह ने वहाँ पे साइन किया और कहा कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का भाई हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉडी को देने वालों को ये पता था कि यह भूपेंद्र सिंह है। मोहम्मद रफ़ी साहब के बॉडी को चादर में लपेट के एम्बुलेंस में वो हॉस्पिटल से निकले और महबूब स्टूडियो लेके गए। उन्होंने ट्रक हायर किया और ट्रक को भी महबूब स्टूडियो लेके गए। ट्रक को अच्छी तरह धोया गया और उन्होंने मिलकर 150 या 200 मीटर कपड़ा खरीदा, फूल खरीदे गए और कपड़ा और फूल से ट्रक को अच्छी तरह सजाया गया और ये ट्रक लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पहुंचे। मोहम्मद रफ़ी साहब की बॉडी 1 अगस्त को सुबह 10 बजे घर पहुंची। मोहम्मद रफ़ी साहब को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे को तैयार कर दिया गया। पहले मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ ने मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी दीदार किया। उसके बाद घर वालों ने मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी दीदार किया। उसके बाद दूसरों ने मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी दीदार किया। मोहम्मद रफ़ी साहब खामोश थे मगर उनके चेहरे पे नूर और हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो बड़े बड़े स्टार भी वहीं पे खड़े थे और आम लोग भी वहीं पे खड़े थे और वो लोग इन स्टार को देखने नहीं आए थे बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए आए थे। लोगों ने किशोर कुमार को मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे के पास रोते हुए देखा। मोहम्मद रफ़ी साहब के 3 बेटे सईद, खालिद, हामिद और एक बड़ी बेटी परवीन मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के वक्त लंदन में थे। उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर फ़ौरन मिल गई थी और वो फ़ौरन लंदन से इंडिया आना चाहते थे, मगर फ़्लाइट से भी 2 अगस्त से पहले अपने घर को नहीं पहुंच सकते थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि जनाज़ों को उनकी वजह से डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि रमज़ान का पाक महीना और जुम्मे का मुबारक दिन है और वो मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी दीदार नहीं कर पाए। मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 और बेटी नासरीन और यास्मीन और एक और बेटा शाहिद मुंबई में ही रफ़ी साहब के साथ थे और वो मोहम्मद रफ़ी साहब के आखिरी दीदार कर पाए। तो जनाजे को डिले नहीं किया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे को पहले बड़ी मस्जिद ले जाया गया जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। पहले जुम्मे की नमाज हुई, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे की नमाज हुई। तकरीबन 2:30 बजे मोहम्मद रफ़ी साहब का जनाजा जुहू कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब का जनाजा देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोग बिल्डिंग पे, दरख्तों पे चढ़ गए थे मोहम्मद रफ़ी साहब की जनाजे की एक झलक देखने के लिए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी लोग उसी बारिश में छाता के साथ और बिना छाता के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे में शामिल हुए। लोगों का समुंदर था। इतनी बड़ी हुजूम गांधी जी के इंतकाल के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए जुड़ी थी। जहाँ जहाँ से मोहम्मद रफ़ी साहब का जनाजा जा रहा था, लोग अपने घरों से फूल बरसा रहे थे। लोगों ने रास्ते के बीच खड़ा होकर ट्रक को रोक दिया था। सुनील दत्त ट्रक से उतर के गए और कहा कि भाई हट जाओ, ले जाने दो जनाजा। पब्लिक बोली कि देखिए, हम लोग आप लोगों को देखने के लिए नहीं आए हैं, हीरो वगैरह को देखने के लिए नहीं आए हैं, हम हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब को कंधा देने के लिए आए हैं। तो फिर सुनील दत्त ने कहा अगर ऐसी बात है तो मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे को ट्रक से उतारा गया और लोगों ने कंधा देकर मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे को तकरीबन 5:30 बजे जुहू कब्रिस्तान ले गए। जब जनाजा कब्रिस्तान के अंदर गया तो कब्रिस्तान फुल होने के बावजूद लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और कब्रिस्तान की दीवार गिर गई थी। लोग चढ़ के जा रहे थे दीवार पे कांच लगे हुए थे। लोगों के हाथ कट गए इस कांच से
और वो फान फान कर जा रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब को मिट्टी देने के लिए। मोहम्मद रफ़ी साहब को तकरीबन 6 बजे दफना दिया गया था। मोहम्मद रफ़ी साहब की शान में इंडिया की गवर्नमेंट ने 2 दिन की छुट्टी अनाउंस की थी। मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल 18 रमज़ान में 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 में हुआ था।